Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity PAS. Dawn Editorial Analysis. इसकी सीरीज कंटिन्यूस थी। आज है 19 अक्टूबर 2023। कंटिन्यू करते हैं जी इसको। दो तीन चीज़ें हैं। PDF लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, पेन ग्रेविटी PAS पे। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। जी, फर्स्ट जो है वो है एडिटोरियल इसराइल बार्बरिज्म। बार्बरिज्म जो वर्ड होता है ये बेसिकली इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जुल्म करना, क्रुअल्टी एंड और ब्रूटैलिटी, यानी कि जो है एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन जो होता है ना, यानी कि सिविलाइज जो माशरा होता है उसमें उसकी गैर मौजूदगी का होना, और सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा जुल्म करना। और ये जो एडिटोरियल है ये डील करेगा पैलेस्तीन को, और अभी जो गज़ा के अंदर सूरत हाल चल रही है उसको। और पेपर के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो वो भी है इसके अंदर कि व्हाट क्या करना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ये जो इसराइल इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इसराइल बार्बरिज्म के अंदर वो एक जो स्टोरी है, जो फैक्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देता है कि वहां पर असल में अभी हो क्या रहा है। अभी के लिए वो कहता है कि इसराइल जो है गजा के अंदर मर्डर कर रहा है, किलिंग कर रहा है इनोसेंट पीपल्स की। ठीक हो गया। और फिर वो कहता है कि अगर यही काम कोई दूसरा मुल्क करता, कोई और कंट्री करता यही काम जो इसराइल कर रहा है, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने जो बहुत ज़्यादा बोलना था और कहना था कि अकाउंटेबिलिटी की जाए, हार्श अकाउंटेबिलिटी की जाए। लेकिन क्योंकि अभी इसराइल कर रहा है ये काम तो वही वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो साइलेंट है, खामोश है जी बिल्कुल। और बल्कि ना सिर्फ खामोश है बल्कि इसराइल के साथ सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं कि हाँ जी आप सही कर रहे हैं। वो आगे बताता हूँ जी क्यों। आगे वो कहता है जी सिंस 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से एयर स्टार्स जो थी वो कंटिन्यू हुई थी इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर। फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर को ये काम शुरू हुआ था और आज 19 अक्टूबर है, तब से ये काम चल रहा है। और अभी वेडनेसडे वाले दिन यानी कि यस्टरडे जो है न्यूज़ आई थी कि एक अल अहली हॉस्पिटल है उसको टारगेट किया गया है, और ये गजा के अंदर है। ठीक है। और उसको टारगेट किया गया और उसमें तकरीबन 500 लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं। ठीक है। अब कहता है कि इसराइल क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं कि व्हाट इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैं एडिटोरियल की हद तक ही रहूँ, ज़्यादा ना अपने से चीज़ें ऐड करूँ। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली ये कहता है कि जब भी वार होती है तो वार में भी क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वार्स के भी राइट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो सिविलियन होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं और उनकी वायलेशन नहीं की जाती। इसमें से एक ये भी होता है कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की और इस हॉस्पिटल को टारगेट किया और वहाँ पर ये तकरीबन 500 लोग जो हैं वो फौत हो गए एक ही हिट के अंदर। और उसके बाद जब इसराइल को दुनिया ने क्रिटिसाइज किया इस चीज़ के ऊपर तो उसने क्या कहा, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि मैंने ये काम किया ही नहीं। बल्कि उसने ब्लेम किया क्या कि जो फ़लस्तीन के इस्लामिक जिहाद करने वाले लोग हैं ना, आर्म्ड ग्रुप है, जो फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद आर्म्ड ग्रुप है उससे मिसफायर हुआ है, और वो मिसफायर जो मिसाइल हुआ है वो जाके इस हॉस्पिटल को लगा है, और हमने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया है। और जो वेस्टर्न है वो क्या करते हैं, ज़ाहिर है उस इसराइल को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कोई तहकीक नहीं की, कोई एविडेंस नहीं मांगी, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया जी बिल्कुल इसराइल वाले सही कह रहे हैं, हमने कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं की और ना ही हमने इस हेल्थ हॉस्पिटल के ऊपर कोई बम फेंका है। ये जो बम जो फेंका गया है ये क्या हुआ है, मिस फायर हुआ है। ये मिसाइल जो है कहाँ से, जो फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप है उनसे मिस फायर हुआ है। तो ये तो बात यहाँ तक थी।
लेकिन एडिटोरियल कहता है कि चलो ये तो मिसफायर ये कहते हैं हो गया, तो पीछे 1948 से जब से इसराइल बना है तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वहां पर इसराइल ही कर रहा है। तो अगर इस चीज को गौर किया जाए तो इससे फिर लगता है कि जो है मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इन लोगों ने ही अटैक किया है। तो उसके बाद वो बताते हैं जो अभी जो 7 अक्टूबर से कंटिन्यू है ये वाले क्लैशेस, उसके अंदर 3000 के करीब जो फलस्तीनियन हैं उनका मर्डर हो गया है और उनमें तकरीबन 1000 बच्चे हैं। और यहीं पर वो एक क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो 1000 इनोसेंट चिल्ड्रन जो जिनको शहीद किया गया है, क्या इनका भी हमारे से कोई तल्लक है? इसका वो बीच में क्वेश्चन करता है। ठीक है, दूसरी तरफ वो कहता है कि ये काम हो रहा है यहाँ पर 3000 के करीब जो है वो मुसलमानों को फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिनमें से 1000 बच्चा है। और वेस्टर्न वर्ल्ड दूसरी तरफ क्या कह रही है, जो वेस्टर्न लीडर्स हैं स्पेशली जो बाइडन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कर रहा है, सोलिडेरिटी शो कर रहा है इसराइल के साथ कि हम आपके साथ हैं, जब तक यूएसए है वी आर विद यू। ठीक है, और इसी तरीका जो प्राइम मिनिस्टर बिजमान नेतन्याहू ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, ये क्या है, बिटवीन ऑफ द फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। यानी कि अपने आप को वो कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं और ये जिनको हम मार रहे हैं ये क्या है, बारबेरियन है, बार्बरिज्म है, इनके क्रूअल है, जालम है। तो ये इनके दरमियान लड़ाई है। तो यहाँ तक यानी कि हमें नजर आ रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बेशक इसराइल जितने मर्जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करे, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलवेज विद इसराइल क्यों है, वो फिर एक अलग से स्टोरी है। और उसमें वन ऑफ देम दैट इसराइल की जो यूएसए के अंदर लॉबी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ये वन ऑफ देम चीज है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, एडिटोरियल वाले में नहीं कहा। आगे जो है एडिटोरियल में कहता है कि अब क्या करना चाहिए, ये अब कैसे इसको रोकें। तो कहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड मस्ट टेक अ स्टैंड, जो मुस्लिम दुनिया है उसको एक स्टैंड लेना चाहिए। और फिर वो जिक्र करता है कि वेनसडे वाले दिन ओआईसी की मीटिंग हुई है जद्दा के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई प्रपोजल दिया, उन्होंने क्या 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 उन्होंने कहा जी एक तो नंबर 1 पे लगा दो इनके ऊपर ऑल एम्बैर्गो। ऑल एम्बैर्गो से मुराद ये है कि इनको इसराइल को तेल ना दो, अरब कंट्रीज इनको तेल ही ना दे। ठीक है, नंबर 2 कहता है इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दो, सैंक्शंस से मुराद ये है कि इनके साथ ट्रेड ना की जाए। और नंबर 3 ये कहता है कि जो इस मुस्लिम कंट्रीज के इनके साथ रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, वो उनको प्रेशराइज करे कि इस काम को रोकें वरना हम आपके साथ जो अपने ताल्लुकात खत्म कर देंगे। और फिर वो आगे बताता है कि ये जो ऑयल का वेपन है ये अरब स्टेट्स ने 1973 की मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर भी यूज किया था। और इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि सिंपल सी बात है, आप उनको तेल बंद कर देते हैं। नो डाउट दे हैव डिफरेंट अदर सोर्सेज, मगर जब आप एक तेल बंद करते हैं तो इससे कोई ना कोई नुकसान तो बिल्कुल उनका होगा। स्पेशली उनके जो वार हेड्स हैं तेल से ही चलते हैं, जब तेल नहीं होगा तो कितने दिन चलाएंगे वो। तो ये एक चीजें तो बिल्कुल हैं, तो इनके ऊपर काम करके क्या है इसराइल को रोका जा सकता है। अब ये था इसराइल बार्बरिज्म जो कि एडिटोरियल वाले ने अपने पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको अपना अपना जो है माई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हाउ टू स्टॉप इसराइल एंड हाउ टू रिजोल्व दिस पैलेस्टीनियन इशू, तो हम इसको 3 कैटेगरीज में मैंने इसको डिफाइन किया। फर्स्ट वन है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में ये नहीं है कि आप जाएं और जाकर लड़ाई करना शुरू कर दें उनके साथ। इसमें जो काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, जिस तरह से गांधी ने किया था ना, आप लोगों ने इंडो पाक में पढ़ा है कि जी गांधी ने क्या एक तहरीक चलाई थी जिसके अंदर वो कहता था कि वी विल नॉट यूज, क्या नहीं यूज करेंगे, जो भी गोरों के बनाए हुए एटम्स हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम वो मुसलमान और नॉन मुस्लिम भी जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात समझते हैं कि इंसानों के राइट्स हैं, तो वो क्या करें कि जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ दें, उनका बाइकआउट करना छोड़ दें। जब उनका बाइकआउट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, उनकी कंपनियों को क्या होगा, नुकसान होगा। और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही कंपनीज हैं दे विल ये खुद ही जाकर क्या करेंगे, इसराइल को प्रेशराइज करेंगे कि जनाब अपना जो रिलेशन है उनको बेहतर करें, हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। नंबर 1 जो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान कर सकता है। ठीक है,
नंबर 2, मैं उन एटम्स के यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि इसराइल से क्या क्या बन रहा है, कौन कौन सी कंपनी है, वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है, आप उसमें कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे ये है जी कि अगर पाकिस्तानी स्टेट है तो वो देखें, वो अगर रियलिटी की बात करूँ, नो डाउट वी हैव आर्मी, मगर ये नहीं होता कि आप अब आर्मी को वहां पर भेज दें, क्योंकि ये असल में जो है ना, ये नेशनलिज्म और इसके बाद इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबलाइजेशन, इन चीजों ने मिलकर ना, आपके पास पावर तो है बट आपको स्टॉप कर रखी है, कंट्रोल किया हुआ है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपको इजाजत दे कि आप कोई ऐसा काम कर सकें। तो स्टेट लेवल पे अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ताकि फ्यूचर में आप उनके काम आ सकें। और अभी के लिए जो आपके स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो क्या करें, जो भी OIC है, UNO है, या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अपना जो है पुटअप करे अपने अल्फाज को कि जनाब इसको बंद किया जाए। और ग्लोबल लेवल पे ये है कि हम सब मिलकर मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं, एक आप जो कर सकते हैं, जिस तरह के ईरान के प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था यहाँ पर कि ऑयल का एम्बार्गो जो है वो लगाएं। तो ये सारे काम करने से हम कुछ हद तक फलस्तीन की जो है वक्ती तौर पर तो उनका कोई ना कोई हल कर सकते हैं। लो आगे चलते हैं जी। स्लिपरी कस्टमर नंबर 2 एडिटोरियल है जी। पेपर के पर्सपेक्टिव में इसमें नथिंग स्पेशल, बस आप इसको देख लें, ऐड अप तो कर सकते हैं आप अगर करना चाहें किसी चीज के अंदर। इसमें बेसिकली वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की, और एक तरफ है बहरिया टाउन कराची और एक तरफ है DHA कराची। तो बहरिया टाउन कराची और DHA कराची, बहरिया टाउन कराची ये कह रहा है कि जनाबी अली ये जो DHA कराची है, ठीक है, मुझको रोक दिया गया है, ठीक है, और इसको इजाज़त दे दी गई है, और जिस प्राइस पे मैं प्लॉट ले रहा था उससे कम पे ये ले रहा है, ठीक है, तो ये मेरे राइट्स की वायलेशन हो रही है, ठीक है, इस तरह का केस है जी। स्लिपरी कस्टमर, अनरिलायबल, स्लिपरी कहते हैं जो अनरिलायबल हो, हार्ड टू पिन डाउन, बड़ा मुश्किल हो जी जिसके ऊपर हम इतमाद ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिवाइविंग किया है इम्प्लीमेंट 2019 के रूलिंग को, और ये क्या थी, लैंड इलीगली अलॉटेड टू बहरिया टाउन कराची, ये केस था थी। अब इसमें क्या है, बहरिया टाउन कराची जो है उसने पिटीशन किया कोर्ट के अंदर कि उसको अनफेयरली कंपेयर किया जा रहा है DHA के साथ। उसको क्या किया जा रहा है, वो ज्यादा लैंड उसको लो प्राइस के ऊपर लेने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन मेरे को नहीं दी जा रही। और यहाँ पर कह रहा है बहरिया टाउन कराची जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि फ्रैक्शनल ट्रीटमेंट जो है ना, इस तरह के कि उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट मेरे साथ बुरा, ये वायलेशन है मेरे ह्यूमन राइट्स की और मेरे कस्टमर के ह्यूमन राइट्स की जो प्लॉट को परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो बताता है कि जो रियल एस्टेट जायंट है ना मलिक रियाज, वो इस चीज पर एग्री हो गया था कि that will install pay regular installment against a total 460 billion liability exemption from prosecution by NAB, कि जब ये केस लगा था ना, लैंड इलीगली अलॉटेड टू बैरिया टाउन कराची, तो उसके बाद उसने ये एक एग्रीमेंट किया था कि वो 460 बिलियन रुपीस जो है वो देगा, ठीक है ना, लाइबिलिटी के तौर पर, ठीक है, कोर्ट को, अगर उसको एग्जम्पशन दे दी जाए नैब से, कि नैब से उसकी जान छुड़वा दी जाए। तो उसमें पता ये चला कि अभी तक उसने 65 बिलियन जो टोटल अमाउंट है ना वो जमा करवाई है, बाकी अभी तक नहीं करवाई। और यहाँ पर एडिटोरियल वाला कहता है कि क्वेश्चन ये है कि कौन ये पेमेंट देगा और कब देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो ये कहता है कि 140 मिलियन पाउंड का जो है, 190 मिलियन पाउंड में से वो उसकी बात करो जी। ये वो केस है जो जिसमें PTI गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया था कि PTI गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिसमें वो पीछे न्यूज चली थी, अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी PTI गवर्नमेंट ने, और वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे मलक रियाज ने दिए, ठीक है, और मलक रियाज के लंदन के अंदर जो भी लिंक्स थे या जो भी वहां पर उसके बिजनेसमैन ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने दिए, और 190 मिलियन पाउंड जो थे,
ठीक है। तो ये केस, इसके बारे में भी वो कहता है ये इसका भी क्वेश्चन होना चाहिए। और फिर वो एंड पे कहता है कि जो कोर्ट है उसको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी चाहिए और इसके बाद अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए इन बड़े जायंट्स की। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी होती तो है लेकिन किसकी होती है, गरीब बंदे की, और जो रिच होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती बल्कि लॉ ही बदल दिया जाता है। जो लॉ उसकी अकाउंटेबिलिटी करता है उस लॉ में हम अमेंडमेंट्स कर देते हैं, जैसे हमने नैब में की थी अभी पीछे। ठीक है। तो ये था जी आगे अपना क्या इसको कहते हैं स्लिपरी कस्टमर। इसमें पेपर पर्सपेक्टिव में इतना खास नहीं है, बस यही है कि पाकिस्तान में जो है लॉ की डुअल नेचर हमारे सामने आती है कि जहां पर रिच इट इज डिफरेंट फॉर द पुअर एंड डिफरेंट फॉर द रिच। फुटबॉल होप, थर्ड एडिटोरियल जी फुटबॉल होप। फुटबॉल होप के अंदर भी दो तीन चीजें हैं पेपर के हिसाब से, और वो उस बाकी जो है इसमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान की फुटबॉल जो टीम है दैट इज फर्स्ट टाइम इट वाज फर्स्ट टाइम दैट इज क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर क्या चीज याद रखने वाली है, जो हेड कोच है वो है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, ये है हेड कोच और ये इंग्लैंड इंग्लिश लंदन से इसका तल्लक है। ये बीपीएससी वालों के लिए जी, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली करंट अफेयर में यही चल रहा है। पाकिस्तान ने 1-0 विक्ट्री हासिल किया कंबोडिया के ऊपर, और इससे क्या हुआ है पाकिस्तान सेकंड स्टेज में क्वालिफाई कर गया फीफा वर्ल्ड कप के लिए, और ये पहली दफा हुआ है। अगर ये सेकंड स्टेज के में भी फुलफिल कर जाता है तो नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर आपको पाकिस्तान की फुटबॉल की क्रिकेट टीम भी खेलती हुई नजर आएगी। अब कहते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए थे, लास्ट टाइम भी हमें किक ऑफ हो गया और अब दोबारा से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पीछे क्यों है, वाई बिहाइंड। तो उसमें कहता है कि कंटिन्यूज टर्मोइल है, पुअर गवर्नेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर। कहता है जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है इसमें अंदर एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, सियासत जो है बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेरिट नहीं है। पुअर गवर्नेंस है, गवर्नेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं है, और कंटिन्यूस टर्मोइल है, कंटिन्यूसली तबाही चल रही है इसकी। ठीक है ना। इट शोज इन पाकिस्तान इसका। अब ये आप ये असल में पेपर पर्सपेक्टिव में ये दो तीन चीजें जो सी एस एस पी एम एस वाले हैं वो 1 2 3 वाई फुटबॉल बिहाइंड, वाई स्पोर्ट्स में हम पीछे क्यों हैं। ठीक है। तो ये अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो आप इसमें ये वाली चीजें जो है एड अप कर सकते हैं। ये हर जगह पे आपको नजर आता है क्रिकेट के अंदर भी, सब स्पोर्ट्स के अंदर की पुअर गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कंटिन्यूसली जो टर्मोइल चल रहा है। ठीक है। तो ये पेपर पर्सपेक्टिव में है, बाकी एक स्टोरी ही है। अब बार जो जीता है इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है बल्कि कोचिंग की कमी है। अब आ जाए जी कोच के ऊपर। वो कहता है जी कोच जो है कॉन्स्टेंटाइन, इसकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है और वो वेट कर रहा है कि कब जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो इसकी एक्सटेंशन करे। और एंड पे वो कहता है कि इसने एक अच्छी अचीवमेंट करके दी है पाकिस्तान फुटबॉल टीम को, तो एटलीस्ट ये तो बनता है ना कि उसको क्या किया जाए, उसकी एक्सटेंशन कर दी जाए। ये चीजें बताने का मकसद ये होता है क्योंकि ये एडिटोरियल वाला एक्सप्लेन करता है तो आई दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन। अदरवाइज पेपर पर्सपेक्टिव में जो चीज़ होती है वो आपको इसके अंदर से मैं निकाल कर बता देता हूँ। तो ये था फुटबॉल होप एंड आज के लिए यही थे 3 लेक्चर अपना एडिटोरियल। सो फाइनली सब्सक्राइब दिस वन एंड कमेंट, शेयर एंड लाइक। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।